आइए साथियों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और आप लोगों ने पिछली कक्षा में मेरे द्वारा बोली गई 2 लाइनों को जो भी प्यार दिया उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। और जिन लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस में जगह दी, मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, ये आपकी मेहनत है जो मुझे ये प्रेरणा देती है कि मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करूं और उसे बनाऊं और उसे आप तक पहुंचाऊं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, 14 प्रश्न करंट अफेयर्स के, जो आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और आप लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, लगातार सफलताओं की सूचनाएं मिल रही हैं। मन गदगद हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है जब भी मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। इससे बढ़कर खुशी और मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। आइए हम देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कोई ना कोई लाइंस तो मैं आपके लिए बोलूँगा ही, लेकिन वो लाइंस में प्रयास करूँगा आप तक पहुँचे, आपके जहन में उतरे, आपको अच्छी लगे तो आप ढेर सारा समर्थन और ढेर सारा प्यार देना। कहते हैं कि जो आदमी देता है एक दिन वही उसे वापस मिलता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से आज की क्लास को, कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ये भाई साहब शुरू हुआ है, अगर मैं पूरी बात लिखवाना चाहूँ आपको तो आप ऐसे लिखेंगे, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुआ है। तो 30 जनवरी को भोपाल शहर के टी नगर स्टेडियम में, टी नगर स्टेडियम में, मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। एक लाइन दोस्तों आप पढ़ेंगे और आपका देखिए कितने प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। और अगर इसके उद्घाटन की मैं बात करूं तो इसका उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर जी ने, अनुराग ठाकुर और श्री शिवराज सिंह चौहान। अब ये दोनों कौन हैं, ये आप तत्काल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। और ये यूथ गेम्स कब से कब तक चलेगा तो नोट करेंगे, 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक ये चलने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 5वां है तो आपको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर जो 4 यूथ गेम्स हैं वो कहाँ कहाँ खेले गए, मेजबान शहर कौन सा रहा और इन यूथ गेम्स में जीता किसने है। कभी कभी हमारी प्रतियोगी परीक्षा में कुछ पहले के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पूर्व करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पूर्व जो 4 यूथ गेम्स खेले गए हैं उनकी। लेकिन अभी बोर्ड पर जगह नहीं है, तो ये जो 4 यूथ गेम्स की लिस्ट है ये हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। थोड़ी सी जगह बनाने के बाद आपसे साझा करेंगे। और आप भी कहाँ जा रहे हो, पूरी क्लास पढ़कर ही जाइएगा, ये आपके भविष्य का सवाल है और माँ बाप के सपनों की ये बात है जो पूरी होनी चाहिए। इस बार पिताजी रास्ता देख रहे हैं कि बेटा मेरा सिलेक्शन लेके आएगा। इस बार माँ रास्ता देख रही है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी
इस बार सिलेक्शन लेके आएगी और मेरा गर्व से सर ऊंचा हो जाएगा। तुम सर झुकने मत देना, तुमको कसम है, जिसको भी तुम मानते हो उसकी। आइए बात करें फोर्ब्स की सूची में गौतम अडानी जी किस स्थान पर हैं। बात करें तो बताते हैं आपको, गौतम अडानी जी, देखिए जगह बनानी पड़ेगी। नोट भी आपने कर लिया होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। यदि आप हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तब तो आप जरूर कल याद करके आएंगे। और बहुत ही जल्दी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का टेस्ट होने वाला है। देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन बाजीराव सिंघम, कौन वास्तव में पढ़ाई कर रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहा है खुद को और खुद के साथ अपने भविष्य को। फोर्ब्स की सूची में गौतम अडानी जी चौथे स्थान से खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंच गए। तो भाई साहब, ये अगर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं तो जरूर कोई पहले स्थान पर भी रहेगा। तो पहले स्थान पर है मेब नार्ड अर्नाल्ड। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के रहने वाले हैं और 215 अरब डॉलर की इनकी संपत्ति आकी गई है। और अगर मैं बात करूं अपने इसी फोर्ब्स की सूची में कि तीसरे स्थान पर कौन है, मैं अगर बात करूं फोर्ब्स की सूची में कि तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान की नहीं, अभी मैं दूसरे स्थान की बात करता हूं। दूसरे स्थान पर है एलन मस्क और इनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति खोने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। इनकी एजेंसी का क्या नाम है जरा बताओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं बताता हूँ तीसरे नंबर पर कौन है। तीसरे स्थान पर है भाई साहब जेफ बेजोस। ये कौन है और ये कौन है, दोनों को आप बताएंगे कौन कौन है। मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। मेरा नियम है कि मैं जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अभी बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। बिल्कुल भी मैं समय को बर्बाद नहीं करूँगा। फिर से 4 लाइनें आपके लिए कि पैरों के नीचे जमीन नहीं है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी सितारों को आसमान में ताकता हूँ। और ऐ मालिक, तुझे जो सही लगे वो देना, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ बताते हैं आपको विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया। तो ये भाई साहब मनाया गया 29 जनवरी को। अभी कल ही का मैंने पूछा था, कल ही मैंने बताया था डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है वे जरा अपनी उंगलियों को टाइप करें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तुम अभी तक पढ़ते नहीं हो तो तुम आगे भी क्या पढ़ोगे, है ना। आइए बात करता हूँ इसकी थीम की। तो इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड
लिप्रोसी। और ये जो दिवस है, कौन सा, विश्व कुष्ठ दिवस, ये जो है जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार अंतिम रविवार को किस डेट को पड़ा, 29 जनवरी को, तो इसलिए ये 29 जनवरी को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। बजरंग सेतु का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। बजरंग सेतु का निर्माण जो है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी डिटेल से चर्चा यदि बताना चाहूँ तो उस बारे में ये है कि ये दुनिया का नहीं कहेंगे, एशिया का कह सकते हैं। एशिया का दूसरा और अपने देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। एशिया का दूसरा और अपने देश का पहला। अगर मैं सीधे सीधे राज्य की बात करूं तो बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहां, उत्तराखंड में ऋषिकेश, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जानते हैं। नीति, माना, लिपुलेख, 3 दर्रे उत्तराखंड के बहुत फेमस हैं। क्या मुझे कोई विद्यार्थी ये बता सकता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर की जाती है? इसको अगर कोई जानता है तो मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि तुम्हें खुद हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। मैं अगर इसकी लागत की बात करूं तो इसकी लागत आएगी 67 करोड़ रुपए, जो कि इसी जुलाई 2023 में कार्य इसका पूरा हो जाएगा। जुलाई 2023 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। 67 करोड़ रुपए की लागत में ये ब्रिज बनेगा। साथ ही लक्ष्मण झूले को संरक्षित किया जाएगा। 99 साल पुराना लक्ष्मण झूला है, उसे संरक्षित किया जाएगा। और ये बजरंग सेतु का निर्माण किया जाएगा। 4 प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई यदि समस्या आपको आई हो तो आप बताइए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम दोस्तों है ही नहीं किसी के पास। दुनिया में इतनी भागदौड़ है कि टाइम मित्र नहीं है किसी के पास। इतनी जल्दी साल बीतता है, इतनी जल्दी महीने बीतते हैं, कुछ भी दोस्तों पता ही नहीं चलता। अभी क्या लगता है जैसे कल स्कूल जाते थे और आज हम कितने बड़े हो गए हैं। अभी तो स्कूल जाते थे, कुछ ही दिनों की तो बात है जब खेलते थे, कोचिंग जाते थे, पढ़ते लिखते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। और आज देखो दुनिया ने हमें क्या बना दिया। सब कुछ अच्छा समझते थे, आज 4 अच्छा समझते हैं तो 4 नहीं अच्छा समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देखने का अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है। व्यक्ति वही होता है, किसी को अच्छा लगता है और किसी को वही व्यक्ति बहुत बुरा लगता है। आइए और भी प्रश्नों की ओर चलते हैं। ऐसे ही दोस्तों समय निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है कि समय कितनी जल्दी निकल रहा है ना। तो इसलिए बिल्कुल समय बेकार नहीं करना है और लगातार अपनी तैयारी जारी रखनी है। जब तक कि सफल नहीं हो जाना है तब तक हार नहीं माननी है। हार नहीं मानूंगा, हार तो कतई मान ही नहीं सकता। या तो जीतूंगा या तो सीखूंगा। 2 ही काम रहते हैं अपने, या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे। हारेंगे कभी नहीं,
और हारना तो है ही नहीं कभी हमारी डिक्शनरी में, उस शब्द का तो वर्ड ही नहीं। दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भाई साहब कनाडा। कनाडा जो देश है वो पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का करेगी व्यवसायीकरण। ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट टेक्नोलॉजी इसकी होती है। सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट इसकी टेक्नोलॉजी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? कौन सा देश है जिसने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो क्या बताएं आपको, ये है अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश है दुनिया का मात्र एक ऐसा देश जहां के लोग अपने देश को सिर्फ देश नहीं समझते बल्कि अपनी मातृभूमि को माँ का दर्जा देते हैं। एक फौजी ने क्या खूब कहा था अपनी चिट्ठी में, कि माँ इस जन्म में तो मैं इस मिट्टी का कर्जा चुकाऊंगा, यदि अगला जन्म मिला तो माँ तेरा भी कर्ज उतारूंगा, लेकिन ये जन्म जो है वो तो मैंने मिट्टी पर न्यौछावर किया है। ये जो धरती रूपी मेरी देश की मातृभूमि है, मैं इस पर हंसते हंसते न्यौछावर हो जाऊंगा, हंसते हंसते खेल जाऊंगा। तुम दोस्तों उनकी क्या बराबरी करोगे जब जरा सी 4 दिन की ठंडक में तुम कोचिंग आना बंद कर देते हो, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो उनकी तारीफ में कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। धन्य है वो माँ जिसका लाल देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा है। कहता है कि दुश्मन की कोई भी गोली आएगी सबसे पहले मेरे सीने से टकराएगी, उसके बाद वो कहीं और जाएगी। ऐसा देश है अपना भारत देश। पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने की है भैया दक्षिण अफ्रीका ने। और यदि पूछा जाए कि भारत अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। अरे कौन कहता है कि बेटियां बेटों से कम होती हैं? करंट अफेयर्स की आज की क्लास इस बात का सबूत है कि बेटियों ने भी इतिहास रचा है। जिस पर जग ने हंसा है, जिस पर जग ने हंसा है, उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। आइए और भी बातें आपको बताते हैं। क्या मजेदार क्लास बन जाती है, आपके पढ़ने से इस क्लास में 4 चांद और लग जाते हैं। आपको बताते हैं महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक किया गया।
2023 तक किया गया। और दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान कौन रही? तो कप्तान रही शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जी कप्तान रही। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रश्न को तो आप भूल ही नहीं पाएंगे। इतने अच्छे प्रश्न को कौन भूलना ही चाहता है। ये इतिहास तो मैं हर बार करंट अफेयर्स में हर साल में पढ़ाना चाहता हूँ। जब भी भारत का नाम आएगा गर्व से सर ऊंचा हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मेहनत की है लड़कियों ने तो आज अपने नाम खिताब किया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझेंगे। वो लोग और थे जो डर गए तूफानों से, वो लोग और थे जो डर गए तूफानों से। यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ तो कश्ती ही वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर तूफान आते हैं। यहाँ तो कश्ती वहीं ले जाते हैं जहाँ पर तूफान आने की संभावना होती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेट्रू पावेल बने हैं। और चेक गणराज्य जो है वो कहाँ है? तो चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बहुत अच्छा आपने पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। यदि आप नोट कर रहे हैं, सुबह एक बार पढ़कर आइएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स जो बताते हैं, जो नहीं पढ़ते हो इधर उधर उनका मुंह ताकते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है, पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना है और पढ़कर ही हमें जीतना है। अपनी तकदीर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़कर ही बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपने आप को सौंप दीजिए और पढ़ाई में झोंक दीजिए खुद को। देखते हैं कैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैं यूथ गेम्स के बारे में बताऊंगा, एक टेबल बनवाऊंगा। आप उस टेबल को जरूर बनाएंगे क्योंकि आपको करंट अफेयर्स का मास्टर बनना है। करंट अफेयर्स के चिथड़े उड़ा देने हैं, धुआं धुआं करना है करंट अफेयर्स को। तो आइए आपको बताते हैं। पहला यूथ गेम्स कब हुआ था? पहला हुआ था भाई साहब 2018 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। और इसमें विजेता टीम कौन रही थी? तो विजेता टीम रही थी हरियाणा। दूसरा कहाँ हुआ? तो दूसरा जो हुआ वो हुआ 2019 में। और कौन सी मेजबान रहा देश? वो शहर पुणे। और जीता कौन? तो जीता महाराष्ट्र। तीसरा हुआ तो दोस्तों तीसरा हुआ, तीसरे में तीसरा कलर आएगा। तीसरा कब हुआ? 2020 में हुआ। उस समय मेजबान कौन था? गुवाहाटी था। और फिर किसने जीता? महाराष्ट्र ने। उसके बाद भाई साहब हुआ चौथा यूथ गेम्स हुआ। तो चौथा हुआ 2021 में। और किसने जीता? कहाँ हुआ? तो ये पंचकुला में हुआ। और जीता किसने? हरियाणा ने जीता। ये आप याद रखिए। और पांचवा कहाँ शुरू किया गया है? तो पांचवा भाई साहब शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। याद है अगर हमारा वादा तो बताऊंगा तो मैं जरूर किसी भी टाइम बताऊं, कैसे भी बताऊं, क्यों ना लाख मुसीबतें आ जाएं, लेकिन अब करंट अफेयर्स की क्लास मिस नहीं होनी है। थोड़ा सा टाइम भले आगे पीछे हो जाए लेकिन क्लास तो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी।
क्योंकि अब तो वो लोग भी पढ़ने लगे हैं जिन लोगों ने कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं था। तो अगर यदि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत मुझे करनी ही पड़ेगी। हमेशा जान लीजिए, खिलाड़ी से ज़्यादा कोच को मेहनत करनी पड़ती है। खिलाड़ी से ज़्यादा हमेशा कोच को मेहनत करनी पड़ती है। जब तक कोच ग्राउंड में 10 मिनट पहले नहीं आएगा तब तक वो खिलाड़ी कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अगर मैंने अध्यापन का कार्य अपने हाथों में लिया है तो मैं उसे समय से पूरा करूंगा। पूरा सिलेबस कराने की मेरी खुद की जिम्मेदारी रहती है, चाहे मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। ये बात आप नोट कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप ले लीजिए। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन समझकर चलिएगा। हमारे साथ में चलना है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फिर से आ गया हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। आइए बात करें हम हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है भाई साहब? तो ये जीता है जर्मनी। किसको हरा कर जीता है? तो ये जीता है बेल्जियम को हरा। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता है। बेल्जियम को हराकर जीता है। और ये कहाँ हुआ है इसका फाइनल मैच? तो क्या लिखेंगे आप? आपको लिखना पड़ेगा कि हॉकी, कौन सा हॉकी है ये? हॉकी विश्व कप पुरुष वाला हॉकी है ये 2023 का फाइनल मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया। अगर मैं बात करूं कि जर्मनी ने कितनी बार ये खिताब अपने नाम किया है तो नोट करिएगा, जर्मनी ने यह खिताब 3 बार में आप कहेंगे कब कब? तो 3 बार में पहला 2002, दूसरा 2006 और तीसरा 2023 में जीता है। अगर मैं हॉकी विश्व कप 2023 की बात करूं, अगर मैं हॉकी विश्व कप सबसे अधिक बार की बात करूं, किसने जीता है? अधिक बार किसने जीता है? तो वो जीता है पाकिस्तान ने। और कितनी बार? तो 4 बार जीता है। पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। कोई मुझे बता सकता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? और जो खेल है उसका कप्तान कौन है? जरा बताइए अगर आपको आता है। और नहीं आता है तो मुस्कुराइए। आप पढ़ रहे हैं विशाल जीएस मैथ सेंटर के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास, तो परेशान मत होइए। बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज बूस्टअप होगा, इसकी तो आप चिंता ही मत करिए। अब मैं बात करूंगा एनसीसी के सफल 75 वर्षों की याद में कितने रुपए का सिक्का किसने जारी किया? एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर।
दुनिया का यह सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है, जिसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन। और ये दो चीजें ऐसी हैं दोस्तों कि इनसे कोई भी लक्ष्य बड़े से बड़ा पाया जा सकता है। बड़े से बड़ा लक्ष्य कुछ ही सेकंडों में धराशायी हो जाता है। तो आप तो बिल्कुल इस बात की चिंता ही मत करिए। हम पूरी बात आपको लिखवाते हैं। आपने ये सब बहुत अच्छे से नोट किया होगा और इसके बाद बारी बारी से आप देखिए नोट कर लिया करिए। मैं प्रयास करता हूँ कि ऊपर इसीलिए अधिक से अधिक लिखने का प्रयास होता है मेरा, कि जिससे आपको नोट करने में आसानी हो। तो मैं बात करूँगा एनसीसी के सफल 75 वर्षों की याद में, एनसीसी के सफल 75 वर्षों की याद में करियप्पा मैदान नई दिल्ली में एनसीसी रैली का आयोजन किया गया, जहां पर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। और यदि मैं बात करूं एनसीसी के गठन की, तो देखिएगा एनसीसी का गठन 1948 में HN कुंजरू समिति की सिफारिश पर किया गया था। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर चाहें तो आप नोट कर लें, ये तो आपकी मर्जी है। मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इसे जीता है नोवाक जोकोविच ने। इसे किसने जीता है? तो भाई साहब इसे जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? इसे जीता है नोवाक जोकोविच ने। और अगर मैं बात करूं क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका आयोजन 16 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक किया गया। ठीक है। मैं दोस्तों आपसे ये चाहता हूँ कि जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक जितने इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
और ऐसा करने के लिए मैं मजबूर करूँगा हमारी कोचिंग के सबसे अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को कि वो जरूर लिखें ताकि उनकी तैयारी हो सके। यहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही आप में बहुत धैर्य है और आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं। बस आप उसको कल सुबह रिवीजन करके क्लासरूम में आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी सुनाने में, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई। देखिए, अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई पराक्रम दिवस के रूप में। अभी लाला लाजपत राय जी की भी जयंती इसी महीने में मनाई गई है। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठी का एक एक वार अंग्रेजों के अंतिम ताबूत की एक एक कील साबित होगा। जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाए, प्रदर्शन किया और साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट भारत आई तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाठियों से उन्हें मारा गया लेकिन वो पीछे नहीं हटे। क्या जज्बा था ऐसे क्रांतिकारियों का। मैं नमन करता हूँ ऐसे क्रांतिकारियों के अदम्य साहस को। ऐसे वीर पुरुष भारत में जन्म लिए हैं। बस बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं खुद ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं खुद ही आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और यकीन मानिए आप, जब भी मैं भारत की धरती पर हुए युद्धों को पढ़ाता हूँ तो बस आप ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर एक एक रोम जो है वो प्रफुल्लित होता है कि कैसे कैसे वीर थे अपने देश में, कैसे कैसे वीर थे अपने देश में, जिन्हें किसी बात का न भय होता था और ना ही किसी बात की चिंता होती थी। बस उन्हें अपने लक्ष्य को पाना ही सर्वोपरि होता था, ठीक है। आइए मैं बात करता हूँ लाला लाजपत राय जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। आइए मैं पूरी बात आपको लिखवाता हूँ। जैसे कि मैं शॉर्ट नोट में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसी प्रकार से लाला लाजपत राय जी के बारे में आज मैं एक ही वाक्य में आपको बहुत सारी जानकारी देने का पूरा प्रयास करूँगा। आइए समझते हैं लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब राज्य के मोगा जिले में अग्रवाल परिवार में हुआ था। दूसरे पॉइंट में लिखना है लाला लाजपत राय जी का निधन 17 नवंबर, लाला लाजपत राय जी का निधन 17 नवंबर 1928 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। मुझे गर्व आता है ऐसे लोगों के बारे में बताते हुए, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाते हुए मुझे खुद गर्व होता है। आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलती है। अगर अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक का बटन जरूर दबा देना ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं, आपको और अच्छी क्लास लेकर आपके लिए आऊं और भी इससे भी अच्छी क्लास बनाने का प्रयास करूंगा। और मैं सबसे अच्छी क्लास बनाने का प्रयास करता हूं और आप सबसे अच्छा पढ़ने का प्रयास करिए। वीडियो ज़्यादा लंबी यदि हो रही हो तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट कर देता हूँ
अरे इतनी देर तक कैसे पढ़ोगे तुम? मुझे तो बड़ी चिंता हो जाती है। आइए मैं संक्षेप में आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ, क्योंकि भाई साहब आप पढ़ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्रों को सौंपेगी? इसका अर्थ ये है कि जितने भी हमारे स्मारक हैं उन्हें निजी क्षेत्रों को दे दिया जाता है, उनका मेंटेनेंस करने के लिए, उनका रख रखाव रखने के लिए, और उसके बाद में उस पर कुछ निर्धारित शुल्क लगा दिया जाता है टिकट के रूप में, ताकि जो भी खर्चा हुआ है वो उसी से अदा हो जाए। अच्छी बात है, स्मारकों का एक पुनरुद्धार हो जाता है, साफ सफाई हो जाती है और बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो इसकी संख्या है, कितनी है? इसकी संख्या है 1000 स्मारकों को निजी क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? उनका नाम है रेणुका सिंह। उनका नाम है रेणुका सिंह। सिंधु जल समझौता में संशोधन के लिए किस देश को नोटिस जारी की गई है? तो ये नोटिस जारी की गई है पाकिस्तान को। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में बता रखा है। सिंधु नदी मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलकर और दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करके और चिल्लास नामक स्थान से निकलकर पाकिस्तान में कराची के पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। व्यास एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में ही होता है और भारत में ही उसका मुहाना होता है। उद्गम स्थान उसे कहते हैं जहाँ से नदी निकलती है, और मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पर छोटी नदी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है या फिर समुद्र में मिल जाए, उसे मुहाना कहते हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र या पद्मा और जमुना के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी बात, 3 नदियां भारत के अंडर में हैं, 3 नदियां पाकिस्तान के अंडर में हैं। आप बताएंगे कहाँ कौन सी नदी पाकिस्तान के अंडर में है और कौन सी नदी भारत के अंडर में है? अंडर का मतलब यही होता है कि पानी का उपयोग तो कर सकते हैं लेकिन पानी को रोक नहीं सकते। तो अभी नोटिस जारी की गई है और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम कल हाजिर होंगे आपके सामने। ये सारी मेहनत दोस्तों आपके लिए है। क्लास पूरी पढ़कर अधिक से अधिक शेयर करके इस मुहिम को सफल बनाएं। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब रामचंद्र जी श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो नल और नील द्वारा पत्थर फेंके जाने पर समुद्र में राम नाम लिखकर वो पत्थर तैरते रहते थे और तैरते तैरते एक विशाल सेतु का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों वहाँ पर गिलहरी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बालू डाल रही थी। रामचंद्र जी ने देखा, रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारे इतने महज बालू डालने से क्या होगा? तो गिलहरी ने जवाब दिया बहुत सुंदर, कहा कि भले ही इतनी बालू से इस विशालकाय समुद्र में विशालकाय सेतु निर्माण में भले ही कोई योगदान न हो,
लेकिन जब भी चर्चा होगी कि सेतु के निर्माण में कौन कौन सहायक था, उसमें मेरा नाम जरूर आएगा। दोस्तों, एक छोटे से छोटा प्रयास भी आपका हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही आवश्यक है। इस क्लास को जितना अधिक हो सके शेयर करें। मैं ज़्यादा तो बात कहता नहीं हूँ क्लास को शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन बस इच्छा मेरी यही है कि यदि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरी बात अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचे। इतने छोटे से शहर में यदि बहुत छोटे आदमी ने यदि थोड़ा सा आपके लिए कुछ करने के लिए प्रयास किया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने और मेरा थोड़ा सा सहयोग करें। दूसरी बात एक ये है कि जो भी आपको आपकी बस्ती में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास गली मोहल्ले में यदि कोई विद्यार्थी बहुत ही गरीब है और वो कंपटीशन की कोचिंग करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसों का अभाव है, तो वो हमारी संस्था में संपर्क करे। उसे निःशुल्क पढ़ाया भी जाएगा और शिक्षण सामग्री भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें। मंजिल तो आपको मिलनी तय है, बस जितनी जल्दी मिल जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा। इन्हीं मीठी मीठी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहें और आप मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। कल इसी टाइम फिर मुलाकात होगी।